हेलो ड्रामा फैंस, वेलकम बैक टू द एपिसोड 5 ऑफ डांस ऑफ फीनिक्स। लेकिन न्यू एपिसोड स्टार्ट करने से पहले एक थैंक यू उन सभी लोगों को जिन्होंने मेरा सेकंड चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, और एक रिक्वेस्ट उन सभी लोगों से जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी प्लीज़ कर लीजिए। इसके अलावा अगर आपने डांस ऑफ फीनिक्स के प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लेट्स स्टार्ट। तो प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था कि यू मिंग मिस्टर बाई को फेंग व्यू का फोटोग्राफ दिखाता है और उससे पूछताछ करता है, लेकिन मिस्टर बाई उस फोटोग्राफ को पहचानने से इनकार कर देते हैं क्योंकि उन्होंने फेंग व्यू को जिस रूप में देखा था तब वो बहुत ब्यूटीफुल थी और इस फोटोग्राफ के हिसाब से वो एक बदसूरत लड़की है। दूसरी ओर जुनलिन भी अपने दोस्तों के साथ फेंग व्यू को ढूंढने के लिए बॉर्डर सिटी पर पहुंच जाता है। मिस्टर बाई के फादर जो कि बॉर्डर सिटी के हेड थे वो जुनलिन के वेलकम के लिए आते हैं और उससे पूछते हैं कि वो उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो जुनलिन उनसे कहता है कि हमें बस आपकी एक मदद चाहिए। आप बॉर्डर सिटी में सालों से रह रहे हैं तो आप यहाँ के बारे में सब कुछ जानते होंगे। फिर वो उन्हें एक फोटोग्राफ दिखाता है और उनसे पूछता है कि क्या आप इस लड़की को जानते हैं, लेकिन लॉर्ड बाई भी उस पिक को पहचानने से मना कर देते हैं और रीज़न वही होता है क्योंकि ये जो पिक होती है वो बदसूरत फेंग व्यू की होती है। उधर फेंग व्यू इस चिंता में होती है कि मेरा कजिन फेंग येरान अचानक किस मकसद से यहाँ आया है। कहीं उसे इस बात का पता तो नहीं चल गया कि मुझे सेलेस्टियल फ्रूट मिल चुका है और अब मैं कल्टीवेशन स्टार्ट कर सकती हूँ। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ओल्डमैन बाग किसी को ये बात नहीं बताएंगे। लेकिन जो भी हो, मुझे कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि ये फेंग येरान यहाँ से जल्दी ही चला जाए और इसके हाथों में भी कुछ ना लगे। दूसरी ओर वो स्टूपिड फेंग येरान जिसने फीनिक्स फोर्ट को ढूंढने के लिए लगभग पूरी ज़मीन ही खुदवा दी थी, वो फेंग व्यू से पूछता है कि तुम्हें ठीक से याद तो है ना कि फीनिक्स फोर्ट यहीं छुपी है। फेंग व्यू कहती है कि ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, ऑफ कोर्स मुझे याद है, लेकिन हाँ, यहाँ का जो इंचार्ज था उसने मुझे एक पोइम भी बताई थी जिस पोइम में इस फीनिक्स फोर्ट का पता छुपा हुआ था। इसके बाद फेंग व्यू रैंडमली कुछ भी उटपटांग लिखकर फेंग येरान को दे देती है और कहती है कि यही वो पोइम है और ये शायद एक पहेली जैसी है जिसमें उस फोर्ट का पता छिपा हुआ है। अब मैं तो इतनी स्मार्ट हूँ नहीं कि इस रिडल को सॉल्व कर पाऊँ, लेकिन मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आई नो यू आर वेरी स्मार्ट और आप जल्दी ही इसको सॉल्व करके फोर्ट का पता लगा लेंगे। तो फेंग येरान जो कि वास्तव में ही गधा था वो कहता है तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही सब कुछ पता लगा लूँगा। दूसरी ओर म्यूयान अपनी बहन जियोकिन से कहती है कि प्रिंस उस लड़की को ढूंढने के लिए बॉर्डर सिटी जा चुके हैं। मुझे लगता है अब आपको प्रिंस की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो जियोकिन कहती है कि नहीं, अभी ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि झाओ जी अभी भी बॉर्डर सिटी में ही छिपी हुई है और सबसे पहले मुझे उसे ढूंढना है। फिर वो म्यूयान से कहती है कि तुम एक काम करो, तुम फेंग लियू को एक लेटर लिखो और उससे कहो कि वो फेंग व्यू पर नजर रखे। जुनलिन अपने दोस्तों के साथ फेंग व्यू के पुराने वाले घर में जा पहुंचता है। फेंग व्यू पिलर के पीछे से छिप के इन लोगों को देख रही होती है और वो मन में सोचने लगती है कि ये यहाँ पर क्यों आया है, कहीं इसे पता तो नहीं चल गया कि मेरा असली नाम क्या है। उधर फेंग लियू और फेंग येरान दोनों ही प्रिंस को देखकर बहुत खुश होते हैं और उसे वेलकम करते हैं। फेंग व्यू सोचती है कि मुझे जल्दी ही इन लोगों से बचकर भागना होगा और वो अपने चेहरे पर एक मास्क पहन लेती है और वहाँ से भागने ही वाली होती है कि उसकी ड्रेस एक पिन में फंस जाती है और एक जोर से आवाज़ होती है। इस आवाज़ को सुनकर जुनलिन पीछे की ओर मुड़ता है और उसकी नज़र पड़ती है मास्क लगाई हुई फेंग व्यू पर, और जैसे ही इन दोनों की नज़रें मिलती है बिल्कुल शाहरुख खान की फिल्मों की तरह से हवा चलने लगती है, पत्ते उड़ने लगते हैं और एक गाना चलने लगता है और हवा चलने की वजह से फेंग व्यू का मास्क उसके चेहरे से उड़ जाता है और वो हमारे हीरो जुनलिन के हाथ में पहुंच जाता है और फेंग व्यू का खूबसूरत चेहरा जुनलिन की आंखों के सामने आ जाता है। कुछ पलों के लिए जुनलिन फेंग व्यू को देखता ही रह जाता है। इसके बाद वो उसके पास जाता है और उसे उसका मास्क लौटा देता है। तभी जुनलिन की मेट वहाँ आती है और जुनलिन से अपने साथ चलने के लिए कहती है। फेंग व्यू और उसकी मेट के जाने के बाद वो तीनों दोस्त आपस में सोचने लगते हैं कि समय के साथ फेंग व्यू कितनी बदल गई है और कितनी बोरिंग भी हो गई है। अब यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ कि ऐसा इन्होंने इसलिए कहा क्योंकि ये सभी बचपन के दोस्त हैं। इसके बाद ये सभी लोग यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन जुनलिन अभी भी उसी तरफ देख रहा होता है जहाँ से कि फेंग व्यू गई थी। वापस लौटते वक्त ये तीनों आपस में फेंग व्यू के बारे में ही बात कर रहे होते हैं कि कल्टीवेशन खोने के बाद फेंग व्यू की ज़िंदगी कितनी अजीब हो गई है। तभी वो लोग रास्ते में दो औरतों को फेंग व्यू के बारे में बात करते हुए सुनते हैं
और प्रिंस जुनलिन उनके पास जाता है और उनसे पूछता है कि क्या आप बता सकते हैं कि बॉर्डर सिटी के अंदर सबसे ज़्यादा अच्छी दवाइयाँ कौन बनाता है। उधर फेंग यू भी भागती हुई ओल्ड मैन बा के पास जाती है और उससे कहती है कि मेरी दवा को बनने में कितना और टाइम लगेगा। तो बा उससे कहता है कि मैंने तुम्हें बताया तो था कि 3 दिन लगेंगे और चौथे दिन तुम वापस आना। तुम मेरा दिमाग खाने फिर से आ गई। फेंग यू कहती है तो मैं क्या करूं, वो जुनलिन मुझे ढूंढता हुआ यहाँ तक आ गया है। अगर उसे पता चल गया तो वो सेलेस्टियल फ्रूट को ले जाएगा और कितनी मुश्किल से मुझे सेलेस्टियल फ्रूट मिला है। और जैसे कि कहावत है कि शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर, जुनलिन तभी अपने दोस्तों के साथ वहाँ प्रकट हो जाता है और उन्हें देखकर फेंग यू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो कहती है कि तुम लोगों को मेरे बारे में पता कैसे चला, तुम लोग मेरे पीछे पीछे यहाँ आए हो। लेकिन जुनलिन उसके किसी बात का कोई जवाब नहीं देता, बल्कि शक से उसकी तरफ देखता रहता है। तो अब खुद को बचाने के लिए फेंग यू फिर से एक नया ड्रामा करने लगती है और रोते हुए कहती है कि मैं क्या करती, मुझे वो सब झूठ बोलना पड़ा, क्योंकि मेरी फैमिली ने जब मुझे और मेरी माँ को घर से बाहर निकाल दिया था तो हमारे पास कुछ भी नहीं था। हम इतने गरीब थे कि हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। लेकिन प्रिंस जुनलिन की आंखों से साफ साफ पता चल जाता है कि वो जानते हैं कि ये लड़की फिर से झूठ बोल रही है। फेंग यू अपना ड्रामा कंटिन्यू रखती है और कहती है वो तो भला हो मिस्टर बाका, जो इन्होंने मुझे कुछ मेडिकल स्किल सिखा दी जिससे कि हम अपनी रोजी रोटी चला पाते हैं। इसके बाद वो मिस्टर बा को भी हाथ पर पिंच करती है और उसे भी अपनी हाँ में हाँ मिलाने के लिए कहती है। लेकिन प्रिंस जुनलिन, जो कि फेंग यू की एक्टिंग को पहचान चुका होता है, वो उससे कहता है अब तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें लेने आया हूँ। अब हम वापस फेंग मैंशन में ही रहेंगे। फेंग यू अब चारों तरफ से फंस जाती है और बेचारी बस इतना ही बोल पाती है कि ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। उधर यूमी उस फोटोग्राफ को लेकर सबसे पूछताछ कर ही रहा होता है कि कोई उसे आइडिया देता है कि तुम इसके बारे में भिखारियों से पूछो, क्योंकि वो हर आने जाने वाले को देखते हैं। इसके बाद वो भिखारियों को लालच देता है और उनसे उस फोटोग्राफ के बारे में पूछताछ करता है। दूसरी ओर जुनलिन फेंग मैंशन में चला जाता है और वहीं रहने का डिसाइड करता है। तो फेंग यू की मेड जानबूझकर जुनलिन को एक ऐसा रूम दिखाती है जो कि बहुत गंदा होता है और वो जुनलिन से कहती है कि फेंग फैमिली हमारे लिए जितने पैसे भेजती है उनमें हम खाना भी ठीक से नहीं खा पाते, तो हम रूम की मरम्मत कैसे करेंगे। प्रिंस के सामने ये सुन के फेंग ईरान को बहुत बेइज्जती फील होती है और वो उसी वक्त एक चेक निकालकर मेड को दे देता है। इसके बाद जुनलिन और उसके सभी दोस्त उसी रूम में रहने लगते हैं। वो लोग फेंग यू के बारे में बातें कर ही रहे होते हैं कि वहाँ फेंग यू आ जाती है और वो उन लोगों से कहती है कि आप लोग बहुत दूर से चल कर आए हैं, इसलिए थक गए होंगे, मैंने आप लोगों के लिए खाना बनाया है। इसके बाद वो कई तरह की अजीब अजीब सी डिशेस बनाकर उन लोगों को सर्व कर देती है। जुनलिन के दोनों दोस्त जो कि बहुत भूखे होते हैं वो तो खाना खाने बैठ जाते हैं और उन्हें खाना पसंद भी आता है, लेकिन जुनलिन पहले तो खाना खाने के लिए नहीं आता, लेकिन बाद में अपने दोस्तों के समझाने पर वो भी आ जाता है। और जब जुनलिन खाने का पहला बाइट खाता है तो उसे भी फेंग के हाथों का बना हुआ खाना पसंद आता है। फेंग यू अपने मन में ये सोचकर बहुत खुश होती है कि चलो इन लोगों का ध्यान कम से कम मुझ पर से तो हटा। लेकिन तभी फेंगफी बोल पड़ता है कि फेंग व्यू कुछ कुछ फेंग व्याओ जैसी है। ये सुन के फेंग व्यू को खांसी आ जाती है और वो पूछती है कि कौन फेंग व्याओ। तो फेंग जी बताता है कि वो एक चोर लड़की है जो हमारी बहुत ही कीमती चीज़ चुरा कर ले गई है और हमें पता चला है कि वो यहीं रहती है और हम उसे ढूंढना चाहते हैं। तो फेंग व्यू कहती है कि बॉर्डर सिटी इतनी भी छोटी नहीं है, यहाँ किसी को ढूंढना इतना आसान भी नहीं है। इसके बाद फेंगजी जियाओ से कहता है कि क्या तुम्हें जुनलिन का बिहेवियर कुछ अजीब नहीं लगा। वो इतनी दूर से सिर्फ और सिर्फ सेलेस्टियल फ्रूट के लिए आया था, लेकिन ना तो उसे सेलेस्टियल फ्रूट मिला और ना ही उसके बारे में कोई क्ल्यू मिला, लेकिन फिर भी ना तो उसे गुस्सा आ रहा है और ना ही वो परेशान है, वो बिल्कुल शांत दिखाई दे रहा है। तो जियाओ ये कहता है कि तुम बेकार की बातें करना छोड़ो और कल के बारे में सोचो, कल हमें वापस से उस लड़की को ढूंढने के लिए निकलना है। उधर फेंग यू की मेड लिंग उन लोगों की बातें चुपके से सुन रही होती है। उसके हाथ में एक बैग होता है जिसमें उसने बहुत सारे चूहे पकड़े हुए होते हैं जो वो रात में इन लोगों के ऊपर छोड़ने वाली थी। लेकिन तभी वो इन तीनों दोस्तों को फेंग यू के बारे में बातें करते हुए सुनती है और ये तीनों फेंग यू के बारे में बहुत अच्छी बातें कर रहे थे, इसलिए उसके मन में गिल्टी होती है और वो बिना चूहे रखे वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर जुनलिन उस बदसूरत लड़की के बारे में सोचने लगता है जिसने उसके हाथों में दवा भी लगाई थी और उसके बारे में सोचते ही फिर से उसके सीने में दर्द होने लगता है और वो अपने दोस्तों से कहता है कि तुम उस लड़की के बारे में बातें करना बंद करो।
उधर यूमिंग फेंगव्यू के बारे में पूछते पूछते ओल्ड मैन बा तक पहुंच जाता है और पूरी रात उसे बहुत टॉर्चर करता है, लेकिन फिर भी बा उसे फेंगव्यू के बारे में कुछ भी नहीं बताता। तो यूमिंग उसे ब्लैकमेल करता है और कहता है तुम आराम से सोच लो, मैं एक और रात तुम्हारे साथ हूँ। उधर फेंगव्यू की मेड उसे बताती है कि मैंने उन तीनों की बातें सुनी। प्रिंस जुनलिन आज भी तुम्हारे लिए बहुत केयर करते हैं, इसलिए मैं उनके साथ कुछ भी बुरा नहीं कर पाई। तो जुनलिन कहती है चाहे जो भी हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा एक रात और यहाँ रह सकते हैं, उसके बाद उन्हें जाना ही होगा। इसके बाद फेंगव्यू जुनलिन के पास जाती है और उससे कहती है कि आपने मेरी जितनी भी मदद की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अब आप यहाँ नहीं रह सकते, क्योंकि एक समय था जब हम दोनों की इंगेजमेंट हुई थी और वो बाद में कैंसिल भी हो गई, इसलिए हम दोनों का एक साथ रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं। अभी जुनलिन आगे बढ़ता है और अचानक वो फेंगयू से टकरा जाता है, जिससे कि फेंगयू के सर में चोट लग जाती है और वो कहती है मैंने कहा था ना, हम दोनों का साथ रहना ठीक नहीं, अब देखो तुमने मुझे मार दिया ना। तो जुनलिन कहता है आई एम रियली सॉरी, बट ये एक एक्सीडेंट था, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। तो फेंगयू कहती है इट्स ओके, बट तुम फिर भी अपने रहने के लिए अब कोई और जगह ढूंढ लो। अब जुनलिन उसके पास आता है और उससे कहता है कि क्या तुम वास्तव में फेंग जियाओ को नहीं जानती, क्योंकि तुम्हारी शक्ल उस बदसूरत लड़की से बहुत मिलती है। तो फेंग व्यू बात को बदलने की कोशिश करती है और कहती है कि क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैं बदसूरत लगती हूँ। तो जुनलिन कहता है कि नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अभी हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। अभी वहाँ फेंग ल्यू आती है और जुनलिन से कहती है कि लॉर्ड बाई आपसे मिलना चाहते हैं और आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अगली सीन में वाटर सिटी के अंदर तीन लोग एक पत्थर को उठाने की कोशिश करते हैं, जो बहुत भारी होता है और उन तीनों से नहीं उठ पाता। तभी वहाँ झाओ जी आती है और उन तीनों की मदद करने के लिए उस पत्थर को अपनी स्पिरिट एनर्जी से उठाने लगती है और वो सच में उसे उठा भी देती है, लेकिन अचानक ही वो उसका बैलेंस छूटता है और वो पत्थर नीचे गिर जाता है, जिससे कि वो बर्तन टूट जाता है और उन तीन लोगों का सारा अचार गिर जाता है। अब वो लोग झाओ जी के पीछे पड़ जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुमने हमारा बहुत नुकसान कर दिया है, अब तुम्हें इसकी भरपाई करनी होगी, वरना हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। भी झाओ जी को ढूंढते हुए म्यूयान और उसकी सिस्टर जेओकिन वहां आ जाते हैं और उस आदमी को उसके नुकसान के बदले पैसे दे देते हैं। इसके बाद जेओकिन झाओ जी को अपने साथ ले जाती है। उधर लॉर्ड बाई जुनलिन को बताता है कि आप जिसे ढूंढ रहे हैं उसे ढूंढने में आपकी मदद एक आदमी कर सकता है, जो यहाँ की सबसे अच्छी मेडिसिन बनाता है। तो जुनलिन कहता है कि कहीं आप ओल्ड मैन बा की बात तो नहीं कर रहे। तो लॉर्ड बाई कहता है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो ये एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।